जो लंबी सीट में बैठ के ठस के बैठना अक्सर जब हम लोग देखते थे, चाहे राज्यसभा में देखें फिर चाहे संसद में देखें, उस तरह से कितनी परेशानियां वहां साफ तौर पर होती थी। कोई मॉडर्न जो ऑडियो विजुअल्स है या फायर फाइटिंग के इंतजाम है या एसी जो शुरुआत में लगे, वो सब इस तरह से लगाए गए कि इंतजाम करना पड़ा। वो कोई उनके डिजाइन में नेचुरली नहीं बने हुए थे। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, नए खतरे भी सामने आए हैं और नई समस्याएं भी सामने आई हैं। तो मुझे लगता है कि उसको जिन लोगों ने खुद वहां बैठकर देखा है वो ज्यादा बेहतर तरीके से, और वो यहाँ हमारे दर्शकों को समझा भी सकते हैं, चाहे वो नरेश जी हो, सूरज सिंह हो या हमारे संवाददाता। मुझे लगता है नरेश जी इस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। नरेश जी शायद बताएं कि नरेश जी उस वक्त जहां हम लोग पीछे की तरफ जाकर मिलने के लिए किसी मंत्री के कमरे में जो गैलरी है उसी में बैठाए हुए लोग, उनके सचिव और उनके तमाम लोग वहां बैठते हैं, वो सारे सिस्टम से आखिर नाराज क्यों हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। अनिल राजपूत भी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ गए हैं, उनके पास जाते हुए अनिल जी, नई संसद भवन आज देश को समर्पित कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसको काफी ऐतिहासिक दिखाया भी गया है, उस भवन को काफी भव्य बनाया भी गया है। जो धीरेन्द्र सर अभी बात कर रहे थे उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आपके पास ही सवाल लेकर आ रहे हैं, कितनी इसकी जरूरत थी, और अब क्योंकि ये देश को समर्पित हो चुका है तो कितना भव्य ये और कितना ऐतिहासिक आज का दिन आपके लिए? देखिए, हम समझते हैं कि सशक्त भारत का प्रतीक ये नई संसद है, और पूरा देश, हम सब लोग अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो आगे की सोचते हैं। 2047 तक के खाके, ये अमृत काल का जो समय चल रहा है, 2047 तक की कार्य योजना पर मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो आज जो जरूरत थी, जो आवश्यकता थी नई संसद की, और हम सब लोग तो आप भी जानते हैं कि 2012 में इसको मीरा कुमार जब अध्यक्ष थी तब उन्होंने इस प्रस्ताव को पास किया था कि नई संसद की आवश्यकता है, और आज किस तरह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। दरअसल देखिए, विपक्ष की बीमारी क्या है कि मोदी जी के विरोध में कभी कभी वो सारी पराकाष्ठा पार करके और कब वो देश का विरोध करने लगते हैं, इसका भी अंदाजा विपक्ष को नहीं लग पाता, और इस बात की सजा बार बार जनता उनको दे रही है, तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज तो पूरा देश इस बात का अभिनंदन कर रहा है। हम सब लोग एक उत्सव से माहौल आज पूरे देश के अंदर बना हुआ है, हम लोग महसूस कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आज पूरा दुनिया एक सशक्त और मजबूत भारत को देख रही है। पूरे दुनिया में आज के कार्यक्रम का स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, हर भारतीय स्वागत कर रहा है। ठीक है अनिल जी, आपके पास वापस आएंगे। नरेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, नए भारत की नई संसद ये है, मैसेज क्या है? आज हम विश्व की सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद जब हमारी संसद में दोबारा सर्वे हो रहा है कि कितने एमपी की संसद होनी चाहिए, उस समय पुराने संसद का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और पुरानी संसद में जो कमियां हम लोगों ने महसूस करी, साउंड सिस्टम, फायर सिस्टम, और एक और था वहां सीवेज सिस्टम इतना खराब था, 2-2 दिन राज्यसभा नहीं चलती थी सिर्फ बदबू के कारण। तो नई पार्लियामेंट अगर इन सब सिस्टम को दूर करके एक नया संदेश विश्व में देना चाहती है, तो विपक्ष को आपत्ति क्या है? जो सुविधाएं सत्ता पक्ष के लिए, वो सुविधाएं विपक्ष के लिए भी हैं। जर्मनी में भी तो नई पार्लियामेंट बनी थी, वहां के चांसलर ने उसका उद्घाटन किया था, तब वहां क्यों नहीं बात उठी? खाली हिंदुस्तान में एक मुद्दा जो अभी कहा गया कि मोदी जी जो कहेंगे या जो करेंगे उसका हमें विरोध करना है। इस देश के विपक्ष का सिर्फ एक ही मुद्दा है, और हमारे ख्याल इसी कारण वो विरोध कर रहे हैं, अन्यथा विरोध करने का कोई कारण समझ में नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल नरेश जी। अनिल जी, आपके पास वापस लौटते हुए, विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति का जिक्र किया गया,
कहा गया कि उनसे उद्घाटन करवाना चाहिए था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। हालांकि वहां पर सुनवाई नहीं हुई। तो विपक्ष की तरफ से जब राष्ट्रपति की तरफ से उद्घाटन करवाने की मांग की गई तो इस मांग पर क्यों नहीं आगे बढ़ा गया? क्यों पीएम मोदी से ही उद्घाटन करवाया गया? दो चीजें हैं। आप कहीं से भी कोई ये नहीं कह सकता कि संवैधानिक चीजों की कहीं अवहेलना हुई है, और संविधान का सम्मान करना हमारी परंपरा रही है, हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है। और कहीं से किसी परंपरा को अगर परंपरा कोई टूटी हो तो उसको भी कोई नहीं बता सकता। ये असल में विरोध के लिए विरोध है। मैं कहना चाहता हूं, इतना ही आदिवासी प्रेमी ये अगर लोग हैं तो द्रौपदी जी के चुनाव में इन लोगों ने विरोध क्यों किया? एक बात। और दूसरी बात, जब वो राष्ट्रपति बनी और उनका प्रथम संबोधन हो रहा था तो ये लोग क्यों उसमें प्रथम संबोधन को क्यों विरोध किए? ये लोग प्रथम संबोधन की अवहेलना क्यों किया इन लोगों ने? क्या उस समय द्रौपदी जी का इन लोगों को सम्मान नहीं दिखाई दे रहा था? तो ये बहुत स्पष्ट है कि कहीं से भी हम कह रहे हैं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी जाते हैं लाल किला की प्राचीर पर, अपना संबोधन करते हैं। क्या वहां उस समय राष्ट्रपति जी वहां उपस्थित रहते हैं क्या? तो ये विरोध के लिए विरोध है। देश की जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का एक विपक्ष का कुत्सित प्रयास है और ये कहीं से भी सफल होने वाला नहीं है। इनकी जो दूषित मानसिकता है उसको बहुत अच्छी तरीके से देश समझ रहा है। और आप देखिएगा, आज की बात इन लोगों ने जो किया है ना, अभी आने वाला 2024 का चुनाव है, आप देखिएगा दूध में मक्खी की तरह ऐसे लोगों को निकालकर देश की जनता फेंकने जा रही है। चलिए, फ्यूचर में 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें तो तभी देखा जाएगा कि तब क्या होगा। अनिल जी, सूरज जी आपके पास आते हुए, एक वस्तु थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में नजर आई, सेंगोल कहा जाता है जिसको, और उसको लोकसभा के जो स्पीकर है उनकी चेयर के जस्ट बगल में स्थापित किया जाए। जरा उसके बारे में बताइए और उसको वहां लगाने के लिए, वहां स्थापित करने के लिए क्या उसका महत्व नजर आता है, क्या उसकी जरूरत नजर आती है, उसके बारे में भी जरा बताइए। देखिए, हमारी पार्लियामेंट में बहुत सी सांकेतिक चीजें हैं, जैसे अशोक चक्र है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पीछे अशोक चक्र के अलावा एक और थोड़ा सा जुड़ा होता है न्याय का प्रतीक। ठीक इसी तरह से ये भारत की जनता की एक आवाज पार्लियामेंट में ये सांकेतिक है कि सभी को सुना जाए, सभी की बात यहाँ मुखर हो और स्पीकर जो है पूर्ण रूप में निष्पक्ष रहेंगे, इसलिए उनके साथ उसको वो लगाया जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह, अभी बात आई विपक्ष के विरोध की, तो प्रजातंत्र में जो है विपक्ष तो अनिवार्य है, लेकिन विपक्ष की एक जिम्मेदारी बनती है कि कौन सी चीज राष्ट्र के लिए है, कौन सी चीज जो पदाधिकारी है उनके लिए है। यहाँ जब राष्ट्र की बात आती है वहां कोई विपक्ष नहीं होता। पार्लियामेंट इंग्लैंड से जहां से प्रारंभ हुई वहां ये एक पद्धति है कि राष्ट्र से संबंधित चीजों पर विपक्ष समर्थन देगा, विरोध नहीं करेगा। यह बात राष्ट्र की है। आज ये नई पार्लियामेंट नहीं है, ये एक नए भारत का भी उद्घाटन है। भारत आज से डेवलपिंग की बजाय डेवलप्ड राष्ट्रों में गिना जाएगा। इस दिन को याद किया जाएगा क्योंकि अब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो ये पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट का ही उद्घाटन नहीं है, ये है कि भारत पुनः अपना स्थान जो है, अभी 2000 सालों का विश्लेषण हुआ, ब्रिटिश प्रोफेसर ने किया, मॉरिसन ने, तो भारत 180 से लेके 1200 AD तक 32% GDP वर्ल्ड की भारत की थी, 24 चाइना की थी, और ये यूरोप और दूसरे तो कहीं थे भी नहीं। तो अब पुनः भारत वो स्थान ग्रहण करने जा रहा है और विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित होगा, और उसके लिए मुखरता लोगों की आवाज होना आवश्यक है। तो पार्लियामेंट का ये नया चरण भारत के लिए विश्व के स्तर पर एक नया चरण होगा, एक नया संदेश होगा कि अब पुनः भारत अपना गौरवशाली स्थान स्थापित करने जा रहा है। अब ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित चीजों पर निर्भर न होके
अपना स्वयं निर्माण कर सकता है, अपनी स्वयं परिभाषा कर सकता है। विकास चंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, आपके पास आते हुए, नए भारत का नया संसद मैसेज क्या नजर आता है? इसको इतना भव्य बनाया गया है और जिस तरीके से उद्घाटन किया गया है, जो सेरेमनी की जा रही है, 2 चरणों में सेरेमनी की जा रही है, किस तरह का मैसेज देता नजर आता है? विकास जी। ये देखिए, नए संसद भवन के निर्माण में भी भारतीय परंपरा को, भारतीय वास्तु को, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को, भारतीय के आध्यात्मिक इतिहास को तो समेटा ही गया है, आधुनिक भारत को भी समेटा गया है। उसी तरीके से आप उद्घाटन समारोह को देख लें कि 2 सत्र में कर दिया गया। एक धार्मिक सत्र किया गया जो साफ तौर पे दिखाई देता है कि सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, हवन पूजन होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, उसके बाद सेंगोल स्थापित होता है, फिर सर्वधर्म सभा होती है। सभी धर्मों के जो धर्माचार्य हैं उनको आमंत्रित किया गया था और सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने भी अपने अपने धर्म के मुताबिक यहाँ पर कर्मकांड किए। तो एक भारत का धार्मिक स्वरूप, यानी कि जो सर्वधर्म समभाव में भारत विश्वास रखता है, सभी धर्मों के लोग यहाँ सुख शांति से निवास करते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिखाई दिया कि सभी धर्मों के धर्माचार्य मौजूद थे, जिन्होंने आज इस उद्घाटन समारोह में अपना अपना योगदान दिया और अपने अपने धर्म के हिसाब से उस घड़ी को शुभ बनाया। उसके बाद अब सरकारी कार्यक्रम होने वाला है। उसको मैं जानबूझकर सरकारी कार्यक्रम कह रहा हूं क्योंकि अब इसमें सिर्फ उद्बोधन होंगे, कुछ डाक टिकटें जारी होंगी और एक डाक टिकट जारी होगी, एक सिक्का जारी किया जाएगा, प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा, लोकसभा के अध्यक्ष बोलेंगे, डिप्टी स्पीकर साहब जो राज्यसभा के हैं, डिप्टी चेयरमैन वो बोलेंगे। कुल मिलाकर कहते कि एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि लंबे समय से मैं संसद को कवर करता आ रहा हूँ, ये आज के भारत की आवश्यकता है, क्योंकि जब ये बना था तब निश्चित तौर पर उस समय की आवश्यकता के हिसाब से वह परिपूर्ण रहा होगा और पूर्ण था। लेकिन आज भारत की जो जनसंख्या है, आज भारत की जो जरूरत है, उसके मुताबिक आज का संसद भवन छोटा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। हालात तो ये हैं कि सांसदों के पास तो कोई बैठने की जगह नहीं है, सांसद जाकर सेंट्रल हॉल में न बैठे तो उनके पास। विकास जी, आपके पास वापस लौटूंगी इसी सवाल के साथ। धीरेन्द्र सर, आपके पास आते हुए, देश को तो आज समर्पित कर दिया गया है ये संसद भवन और इस पे अब जब सत्र की शुरुआत होगी तो सांसद भी पहुंचेंगे, बैठेंगे, बैठ के होंगी, सत्र चलेंगे। लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें ये भी मुद्दा होगा क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो मुद्दों के आसपास जाने की कोशिश कर भी नहीं रहा है विपक्ष उस तरह से। ये बहुत बड़ा उस तरह का रिश्ता इसका नहीं होगा जिससे कि वोटर बहुत ज्यादा किसी से इस बात से नाखुश हो कि इसका उद्घाटन किसने किया। पूरा देश देख रहा है कि एक बेहद उच्च तकनीक के साथ निर्मित किया गया, जिसमें भारतीयता दिखती है और लगभग 6 से 7 हजार साल पुरानी पर जो एक सभ्यता है उसका सातत्य दिखता है, यानी वो कंटिन्यूटी दिखती है। तो ऐसे में उनको, मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात से बहुत ज्यादा कुछ होगा सिवाय कुछ विपक्षी पार्टियों के कि कौन इसका शिलान्यास कर रहा है। चूंकि देश के नेता के तौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देते हैं और कोई इस तरह की परंपरा का कोई टूटने का कोई इस तरह का कोई उदाहरण नहीं दे पाए वो लोग, ना ठोस तरीके से दे पाए। उन्होंने शुरुआत जरूर की थी। अगर विपक्ष का मुद्दा तो नहीं होगा धीरेन्द्र सर, लेकिन कहीं पक्ष का ही मुद्दा ये ज्यादा उठता हुआ नजर ना आ जाए, क्योंकि अब उद्घाटन की जहां तक बात हो रही थी तो कभी विपक्ष ने राष्ट्रपति का नाम लिया तो वहां पर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। उन्होंने जिस तरह से इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को वो लेकर आए, जो ये मास्टर प्लान तैयार किया गया, इतने कम समय में इसको बनाकर तैयार किया गया, ये एक बड़ी उपलब्धि है उनके कार्यकाल में जो देखने को मिली है। आपके पास धीरेन्द्र सर वापस लौटूंगी। संविधान एक्सपर्ट विनीत जिंदल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, आपके पास आते हुए, आज देश को उनका नया संसद भवन मिला है। आज का दिन संविधान एक्सपर्ट होने के नाते आप कैसे देखते हैं? कितनी जरूरत थी नए संसद भवन की देश को? जी बिल्कुल, देखिए जैसा बहुत से पैनलिस्ट ने बोला और सभी हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और आगे कहीं ना कहीं हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ सीट्स जरूर मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो लोकसभा की जो सीट्स हैं वो भी बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जनसंख्या के ऊपर ही आप सीट्स को डिवाइड करते हैं, वो बढ़ेगी और इसी तरीके से चीजें बढ़ेंगी तो आपको जगह ज्यादा चाहिए, सीट ज्यादा चाहिए और बड़ा संसद भवन की जरूरत है, जिसको लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया और बहुत बड़ा कदम हम ये कहेंगे उठने उठाए और जितने कम समय में इस संसद भवन को बनाया गया है, जितना भव्य बनाया गया है, हम सब लोगोगे लिए चाहे वो
संविधान से जुड़े हैं, चाहे वो संसद से जुड़े हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हैं, हमें लगता है कि सब बिल्कुल एक गर्व की बात है कि हमारे देश का अपना संसद भवन, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया संसद भवन, हमारे देश के 140 करोड़ की जनता द्वारा बनाया गया संसद भवन हम समर्पित किया गया है। तो ये बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, नरेश जी आपके पास आते हुए आपके जो विरोधी है, अब जो विपक्ष है वो ये सवाल करेगा और सवाल कर भी रहे हैं कि जिस तरीके से सेंगोल जो है वो पावर ऑफ ट्रांसफर के रूप में एक प्रतीक माना जाता है और ये जो परंपरा चलती आई थी ये दक्षिण भारत में अमूमन पहले देखी जाती थी। इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो उनकी तरफ से ये कहा जाएगा कि दक्षिण में स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से इस परंपरा को यहाँ पर निभाया गया है। ये देश पूरा है, दक्षिण उत्तर नहीं है। भारत पूरा भारत है और इसको दक्षिण, उत्तर, नॉर्थ ईस्ट और पूरब में नहीं बांटना चाहिए। मैं भी विपक्ष में रहा हूँ। मेरे ख्याल मौजूदा विपक्ष जनता की नस को नहीं समझ पा रहा है और चुनाव इतने नजदीक होने के बाद भी अगर जनता के नस के हिसाब से उन्होंने विपक्ष के मुद्दे न रखे तो विपक्ष जिस तरह फेल होगा वो हम सबके सामने ज्यादा दिन नहीं। हम लोग विपक्ष में देखते थे कि जनता के मुद्दे क्या, जनता के सामने मुद्दा नहीं है कि नई पार्लियामेंट क्यों बनी, जनता के सामने मुद्दा नहीं है, सिर्फ सेंगोल को रखा जा रहा है। भारत की जनता के सामने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे अगर बात नहीं करेंगे तो विपक्ष पूरी तरह जो असफल है और असफल होगा और नरेंद्र मोदी जी जो विश्व की एक इतनी बड़ी पावर हो गए उनसे लड़ना इन सबके लिए असंभव एक तरीके से होगा। तो विपक्ष अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ में बांटकर और इस सेंगोल के बारे में मुद्दे उठाकर जनता की भावना को अपने साथ करना चाहता है तो ये उसकी बड़ी भारी भूल है। और मैं विपक्ष में नहीं हूँ, मैं होता तो विपक्ष को समझाता कि हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमें अपने मुद्दे को समझना चाहिए, हमें कौन से मुद्दे जनता के बीच में हो। अब इस समय मैं तो सत्ता पार्टी में हूँ, हमारे उन मुद्दों पर नहीं बोल सकता हूँ जो विपक्ष को उठाना चाहिए। तो देश का विपक्ष जब सही रास्ते पर चल ही नहीं रहा है तो सही रिजल्ट उसको कहाँ से मिलेगा ये उसको सोच लेना चाहिए। ठीक है, धीरेन्द्र सर इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए क्या ये कोई फैक्टर बन सकता है, ये आपसे समझना चाहेंगे कि दक्षिण में अभी बीजेपी की खासकर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अभी फिलहाल में कर्नाटक के इलेक्शंस में भी देखा था तो सेंगोल जो एक परंपरा दक्षिण भारत में इतिहास में जब हम नजर डालते हैं वहां पर निभाई जाती